हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। उन सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिस एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के बाद आपका किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से प्रश्न गलती नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस बार हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई जॉब लेने के वास्ते मत पढ़िए, आप नॉलेज के लिए पढ़िए। जब आपके पास में नॉलेज रहेगा, जॉब आपके पीछे भाग के आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण को हमको हिंदी के बारे में पढ़ना है, तो हिंदी के व्याकरण को तो हमको पढ़ना ही है। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है तो आपको बोलना है, जिसे मन के भाव या विचार किया जाए उसे भाषा कहते हैं। चलिए, ये तो लैंग्वेज हो गया, किताबी लैंग्वेज हो गया। मैं आपको एक साधारण सा भाषा में आपको मैं बोल करके बताता हूँ। किसी भी इंसान के अंदर भाषा को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ट्रिक। किसी भी इंसान के अंदर दो चीज़ होता है, एक मन होता है, एक क्या होता है, बुद्धि होता है। मन कुछ भी करता है, मन तो बहुत करता है। मन करता है कि भर दिन सुतले रहे, मन करता है कि मन करता है कि सामने वाला का गला घोट दे, मन करता है कि सामने वाला को प्रपोज कर दे। मन कुछ भी करता है, लेकिन मन पर नियंत्रण हमारा कौन करता है? तो मन पर नियंत्रण तो हमारा बुद्धि करता है। बुद्धि करता है, अच्छा सामने वाला को तुम मार दोगे तो तुमको हो जाएगा फांसी। चलिए, मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल दे करके मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान के चलिए आप क्लास में पढ़ते होंगे, अगर कोई लड़की आपको देख करके हंस दिया, तो आपने सोचा अच्छा वो हमको देख करके हंसा, तो आपने क्या किया, प्यार का कैंडल लगा करके उसके सामने में रख दिया, गुलदस्ता धरा दिया, या जोक समझिए। तो वो लड़की के पास जब आप गए तो वो लड़की आपको खोल करके सैंडल मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो जो हंस रही थी अपनी दोस्तों के बात पे हंस रही थी, और आपने क्या किया, आपने सोचा कि अच्छा वो जो हंसी मेरे लिए हंसी, इसलिए आपको पड़ गया कैंडल नहीं सैंडल पड़ गया। तो इन सब पर नियंत्रण क्या करता है? हमारा बुद्धि करता है। तो आपको पता करने पड़ेगा कि उसका मन में चलता क्या है। तो चलिए, मन और बुद्धि दोनों मिलकर क्या बनाता है? दिमाग बनाता है। और दिमाग क्या करता है? इसको नियंत्रण करता है। मन में जो विचार उत्पन्न हो सकता है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। हो सकता है ये भाषा कहीं पर आपको मौखिक मिले, हो सकता है कहीं पर आपको ये भाषा सांकेतिक मिले, या हो सकता है कहीं पर आपको लिखित मिले। अब क्या है मौखिक भाषा? जहाँ पर केवल बोलकर आप समझाए किसी दूसरे को, तो वो भाषा को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, आपने हॉर्न को बजाया और सामने वाला समझ गया कि भैया हमको साइड देना है, वो समझा ना। तो इस टाइप का भाषा को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होता है? केवल इशारों में समझ में आ जाता है। इसलिए सबसे सरल भाषा पूछेगा कौन सा भाषा होगा, तो सबसे सरल भाषा भी मौखिक भाषा ही होगा। और दूसरा है सांकेतिक भाषा। दोस्तों, सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होता है। यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए दोस्तों कठिन लिखा हुआ है। तो सांकेतिक भाषा पूछेगा क्या है, तो आपको बताना है सबसे कठिन भाषा है। क्योंकि आप ही सोचिए, कोई नक्शा उक्सा आदमी पढ़ पाएगा कि कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है? चलिए, मैं आपको और एक दूसरा एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ। जैसे मेरा घर अररिया जिला के खवासपुर हुआ। आपने चलते हैं मिलस्टोन जो खंभा मिलता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है खवासपुर 1 किलोमीटर। तो हमको संकेत दे रहा है कि आगे जो है ना खवासपुर जाएंगे तो 1 किलोमीटर में हमको क्या मिलेगा, खवासपुर गांव मिल जाएगा। और कहीं कहीं पर आप देखते होंगे, या नहीं तो ऐसे करके एरो का निशान दिया जाता है कि उत्तर जाना है कि पूरब जाना है। तो सांकेतिक भाषा इसलिए कठिन होता है। और लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा भी कठिन भाषा माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि लिखित भाषा को आप तब पढ़ पाइएगा जब आप उसको पढ़ने के लिए जानिएगा। तो सबसे इस प्रकार आप खुद ही सोचिए कि सबसे इजी कौन भाषा हो गया? मौखिक भाषा हो गया। सबसे कठिन सांकेतिक भाषा हो गया। मौखिक से इजी कौन हो गया? लिखित भाषा हो गया। तो चलिए, मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। 20 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 20 में सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा कौन सा है, तो आपको जान के ये बात गर्व होगा कि 20 में सर्वाधिक बोला जाने वाला भाषा जो है हिंदी जो है अपना तीसरा नंबर पर आता है। पहला नंबर पर कौन है? पहला नंबर में अंग्रेजी है। दोस्तों, पहले अंग्रेजी से पहले था मंदारिन था। यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मंदारिन था। लेकिन अब क्या हुआ, मंदारिन को पछाड़ करके एक नंबर में अंग्रेजी हो गया है, दूसरे नंबर में मंदारिन हो गया है, तीसरे नंबर में अपना हिंदी हो गया है। इसलिए बिल्कुल संकोच न करें कि हिंदी आप नहीं जानते हैं। हिंदी वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर बोला जाने वाला भाषा है। तो आप लोग गर्व महसूस कीजिए कि आप लोग हिंदी जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बताऊंगा। दोस्तों, आज तक आपने उम्मीद करता हूँ कि ऐसे व्याकरण नहीं पढ़ा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं। और उसके बाद में चौथा नंबर में कौन भाषा है? स्पेन भाषा है। 5वां नंबर में फ्रेंच भाषा है। इंडिया में सबसे पहले बोले जाने वाले भाषा कौन था? अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया में सबसे पहले कौन सा भाषा बोला जाता था, तो दोस्तों इंडिया में सबसे पहले संस्कृत भाषा बोला जाता था। हम सब जानते हैं कि इंडिया में सर्वप्रथम कौन आया था? सर्वप्रथम भारत में आर्य आए थे। कौन आए थे? आर्य आए थे। और हमारा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है, जो वेद है, वो 4 प्रकार का वेद है। कौन होता है? सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। और इसमें भी जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद होता है। और ऋग्वेद कौन भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। तो आपको समझ में आ गया होगा, आर्य आए थे, आर्यों का भाषा था संस्कृत। और वेद भी किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा
में लिखा गया था। धीरे धीरे वक्त का पहिया जैसे बदलता गया, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये संस्कृत भाषा भी धीरे 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 चेंज होकर के चेंज हो गया और धीरे धीरे चेंज हो गया। आज इंसान भी है, इंसान भी क्या होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। जैसे आपको हम कहते हैं, कभी कभी प्यार से जब पढ़ाते हैं, कहते हैं गधा कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, तो तुम लोग सुन लेता है ना, आपका एक से आप क्या हुआ, आपका दूगो नाम हुआ ना, चेंज हुआ ना। उसी प्रकार संस्कृत भी क्या हुआ कि धीरे धीरे वक्त के साथ चेंज होने लगा, चेंज होने लगा। और उसके बाद में क्या हुआ कि संस्कृत भाषा जो था इसका विकास होने लगा। और ये भाषा जो होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। कहीं पर आपको ये भाषा लौकिक मिलेगा और कहीं पर क्या होगा, साहित्यिक मिलेगा। जो लौकिक भाषा होता है इसको हम लोग घरेलू भाषा कहते हैं, जो घर में बोलचाल में जो प्रयोग किया जाता है इसको हम लोग लौकिक भाषा कहते हैं। जो साहित्यिक भाषा होता है इसमें किताबी लैंग्वेज में किताब लिखा हुआ रहता है, तो ये कौन सा भाषा है, ये साहित्यिक भाषा है। लौकिक भाषा चेंज होता रहता है, लेकिन साहित्यिक भाषा चेंज नहीं हो सकता है। हो सकता है कवि के बोलने का तरीका कुछ और अच्छा हो तो ये आपको सुनने में अच्छा लगेगा, लौकिक भाषा। लेकिन याद रखिएगा कि यह भाषा बदलता है। मैंने आपको बताया था इंसान भी बदलता है, सब बदलता है। एक आदमी के दो नाम जब हो सकता है तो भाषा काहे ना बदलेगा भैया। नोट में थोड़ा सा एक बात को आप ध्यान दीजिए, गौर से ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। भाषा वक्त के साथ क्या होता है, बदलता है। और इस भाषा में परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, यानी कि साहित्यिक भाषा में परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, वहीं लौकिक भाषा में परिवर्तन होते रहता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा चल गया, बिहार से चले गया दिल्ली कमाने के लिए, वहाँ से आया, तेरे को मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या हो गया, वह जहाँ पर रहा उसका भाषा क्या हो गया, बदल गया। घरेलू भाषा बदल जाता है, वक्त के साथ बदल जाता है। जैसे मेरा नाम है किसलय, हमको कहता है किसलैया, किसलैया कहाँ गया है रे, तो ये सब क्या है, उसमें चेंजिंग होते रहता है। ये घरेलू भाषा है, तो घरेलू भाषा में चेंज होगा। लेकिन यही सोचिए किताब में अगर लिखल रहेगा कि रे कहाँ जाए छी रे, तो कैसे लगता है सुनने में, ये भाषा खराब लगता है ना, कहाँ जाते हो रे, तो ये साहित्यिक भाषा है, ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन घरेलू भाषा, ये भाषा कभी नहीं बदलता है, घरेलू भाषा बदलते रहता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको समझना है। चलिए, मैंने आपको बताया था वक्त का पहिया बदला और वो संस्कृत भाषा भी वक्त के साथ साथ क्या हो गया, वो बदलना शुरू कर दिया। तो यही संस्कृत आगे चल करके क्या कहलाया, पाली कहलाया। क्या कहलाया, पाली कहलाया। आपको जान करके बहुत गहरा आश्चर्य होगा, पाली भी कुछ समय बाद प्राकृत में बदल गया। किसमें बदल गया, प्राकृत भाषा में चेंज हो गया। प्राकृत भी कुछ समय बाद जब जैसे जैसे दिन बीता अपभ्रंश भाषा में चेंज हो गया। अपभ्रंश में आपको दो याद रखना है, सौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमगधी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आपको सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। अपभ्रंश के बाद पूछेगा किस भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ। आप सोचिए हिंदी आपको कहाँ मिला आकर के, अपभ्रंश भाषा के बाद। इससे पहले हिंदी का कोई निशान ही नहीं था। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी। तो आपको हम बताते हैं, अभी मैंने आपको बताया, आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि यह हिंदी भाषा भी बदल गया और इस हिंदी भाषा भी दो भागों में बट गया। एक को कहने लगा ब्रज भाषा और एक को कहने लगा अवधी भाषा। जो ब्रज भाषा था वो मथुरा वाले क्षेत्र में बोला जाता था, जो अवधी भाषा था वो अयोध्या वाले क्षेत्र में, यानी श्री राम जन्मभूमि पर बोले जाने वाला भाषा था। मथुरा यानी श्री कृष्ण वाला के जन्मभूमि में जो भाषा बोला जाता था वो कौन था, ब्रज भाषा था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नोट आपको देखिए, ये बात को आप समझिए, जहाँ जहाँ नोट लिखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। शुरुआत में ब्रज भाषा बोलचाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा था। शुरुआत में यही जो ब्रज भाषा था ये सबसे महत्वपूर्ण भाषा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, मध्यकाल आया और यही भाषा क्या कहलाया, खड़ी हिंदी कहलाया। वर्तमान में हम लोग पूछेगा किस भाषा बोलते हैं, तो वर्तमान में हम लोग यही भाषा खड़ी हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी हिंदी बोलते हैं। खड़ी हिंदी हम लोग ने कब से बोलना स्टार्ट किया, मध्यकाल में बोलना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं पूरा MCQ भी दूंगा और इसका दूसरा पार्ट में आप लोग वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों मैं काफ़ी अच्छा से कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाने का। दोस्तों आप लोग देखिए, आपने बहुत पढ़ा होगा कि भारतेंदु युग पढ़ा होगा, लेकिन आपको कोई नहीं बताया होगा कि भारतेंदु युग क्या है, कब से क्या है, ये सब नहीं बताया होगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको दोस्तों, ये काफ़ी जटिल टॉपिक है, मैं आपको एकदम ईजी में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं मध्यकाल में। मैंने बताया कि मध्यकाल में हिंदी हमारा क्या हो गया, खड़ी हिंदी हो गया। हम लोग अभी वर्तमान में इसी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी खड़ी हिंदी में एक दोष था, इसमें रचना नहीं किया जा सकता था। मतलब मध्यकाल में इसमें क्या हो गया कि हाँ, ये इसमें रचना होता था, मतलब कि हम लोग कहानी वहानी लिखने के लिए, थोड़ी यहाँ पर कट का निशान लग गया है, मतलब कहानी वहानी लिखने के लिए क्या करता था, खड़ी हिंदी का प्रयोग होता था। और गद और पद में लिखने के लिए खड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। मतलब गाना हो गया और जैसे कविता हो गया, इसमें हम लोग क्या खड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे।
क्यों नहीं करते थे। अब मान के चलिए खड़ी हिंदी क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं रे कहाँ जाची रे, तो ये अच्छा लगता है, ये हम लोग का घरेलू भाषा, ये चेंज होते रहता है। लेकिन यही बात किताब में लिखल रहेगा तो कैसे लगेगा। मान के चलिए कोई गाना है, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें तुम्हें देखकर जी रहे हैं सभी, तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ कि ये साहित्यिक भाषा है। लेकिन अब हम कहेंगे तो हर जे रेशमी बाल छो, तो ये सुनने में कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना। शरबती आंखें, आँख तो शरबत जैसन छो, तो इस सुनने में कैसा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है। तो इसमें यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहा कि इसमें जो है कहानी आप लिख सकते हो, लेकिन कविता और गद्य गाओ आप इस भाषा में नहीं कर सकते हैं खड़ी हिंदी में। लेकिन दोस्तों वक्त का पहिया फिर इतना बदला कि बात ही मत पूछो, वो जो नहीं होना था वो हो गया। खड़ी हिंदी को मान्यता अंग्रेज आया, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में अंग्रेज आया, अंग्रेज ने इसी खड़ी हिंदी को मान्यता प्राप्त कर दिया और कहा कि यही आधिकारिक भाषा होगा। और उसके बाद में वक्त का पहिया घूमा और हिंदी को 3 भागों में बांटा गया। नोट 1100 ईस्वी से पहले हिंदी नहीं था। आपको जान करके ये बात काफ़ी हैरान कर देगा दोस्तों, 1100 ईस्वी से पहले हिंदी नहीं था। इसलिए आपने जैसे जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा कि जैन धर्म का भाषा क्या था, वो मागधी भाषा में था। आपने पढ़ा था ना, बौद्ध धर्म का क्या था, बौद्ध धर्म का पाली भाषा में था, तो प्राकृत भाषा में था। तो पहले जब हिंदी था ही नहीं तो यही सब ना टूट करके हिंदी बना है। तो पहले प्राकृत ही क्या था, ये हिंदी था, यही सब बदल करके हिंदी में पहुंचा है। तो 1100 ईस्वी के बाद से क्या हुआ, हिंदी का जन्म हुआ। 1100 ईस्वी के बाद से हिंदी का जन्म हुआ और इसको 3 खंड में हम लोग बांट दिया। एक को कहा प्राचीन हिंदी, दूसरा को कहा मध्यकालीन हिंदी, तीसरा को कहा ब्रज भाषा अवधि। जो प्राचीन हिंदी का जो काल है 1100 से 1400 के बीच में है प्राचीन हिंदी। जो मध्यकालीन हिंदी का जो समय है 1400 से 1800 के बीच में जो समय है वो कहलाता है। और वही अवधि हिंदी का जो समय है वो 1800 के आसपास में है। दोस्तों फिर यहाँ पे नोट आ गया, आप लोग ध्यान से अब सुनिए। अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारा पूछा जाता है, लेकिन आपको कोई भी आज तक खोल के नहीं बताया होगा। उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा। इसका पार्ट 2 में सारा MCQ करवा करके आपका सारा डाउट मैं क्लियर करवा दूंगा। मैं आपके जैसा एक साधारण लड़का हूँ, एक गाँव का लड़का हूँ। मेरे पास मैं चाहता तो जॉब में अभी रहता, लेकिन मैंने जॉब छोड़ करके मैंने सोचा कि मैं जॉब करता तो क्या पा लेता मैं। अच्छा होता कि मेरा अपना ज़िंदगी अच्छा से चलता, लेकिन उसमें क्या होता। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे से कोई बच्चा सीख रहा है तो ये चीज़ बहुत खुशी होता है। तो इसलिए आप लोग अगर अच्छा लगता है तो वीडियो आप गौर से देखिए दोस्तों। चलिए नोट, खड़ी हिंदी को बोला उसके बाद में क्या हुआ, खड़ी हिंदी को बोली कहा गया। देखिए एक होता है भाषा, क्या होता है, एक भाषा होता है। भाषा जो होता है वो बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, बोली जो होता है वो छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। तो जो यही खड़ी हिंदी था इसको बोली कहा गया, मतलब ये छोटे छोटे क्षेत्र में बोले जाने लगा। हिंदी केवल ही दिल्ली में चलता था। हिंदी कहाँ चलता था, केवल खड़ी हिंदी जो था ये केवल कहाँ चलता था, ये दिल्ली में चलता था। लेकिन ब्रज भाषा जो था ये ब्रज वाला क्षेत्र में चलता था। आपको जान करके एक बात और हैरान करने वाला मैं आपको बात बताता हूँ। हम लोगों का भाषा क्या है, थोड़ा लेजी है। वहीं जब आप जाते हैं पश्चिमी तरफ, दिल्ली जाते हैं और उसके बाद राजस्थान जाते हैं, वो लोग फास्ट में बोलता है, हम लोग धीरे बोलते हैं। रे कहाँ जाए छी रे, की करे छी रे, ये देखिए बोलने में टाइम लग रहा है ना। कहाँ जाते हो बे, वो लोग देखिए कितना फास्ट बोल देता है। वो लोग इसलिए बोल देता है क्योंकि उस समय जो था, जैसे लुटेरा लोग था, नादिर शाह हो गया, चंगेज खां हो गया, ये लोग जो आक्रमण करता था तो फटाफट बोलना पड़ता था कि भागो भागो। वो लोग मतलब इसलिए वो लोग फास्ट बोलता है। हम लोग के यहाँ खतरा का घंटी कम था तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट से बोलते हैं। ब्रज भाषा, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ब्रज भाषा कहा गया। ब्रज भाषा क्या हुआ, पूरा विश्व में बोला जाने लगा। चलिए फिर उसके बाद में आया अवधि भाषा। अवधि भाषा के बारे में जानते हैं। ब्रज भाषा वक्त के साथ बदलकर खड़ी हिंदी बन गया। यही ब्रज भाषा वक्त के साथ क्या हुआ, बदला और खड़ी हिंदी बन गया। और आधुनिक हिंदी, अब हम यहाँ से आपको पढ़ने वाले हैं आधुनिक हिंदी के बारे में। आधुनिक हिंदी में आपको 3 गो कवि का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग 3 युग में डिवाइड किए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला को हम लोग कहते हैं भारतेंदु युग, दूसरा को कहते हैं द्विवेदी युग, तीसरा को कहते हैं छायावादी युग। आज तक आपको भारतेंदु युग आपने खूब 9वां 10वां में पढ़ा था कि भारतेंदु युग के ये कवि हैं, द्विवेदी युग के ये कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं। लेकिन आपने कभी पूछने का प्रयास ही नहीं किया क्या है भारतेंदु युग, क्या है द्विवेदी युग, क्या है छायावादी युग। नहीं पता है, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, आप सीखिए। चलिए भारतेंदु युग जो था ये इसका कब समय था, 1850 से 1900 के बीच में था। तो इसको बताया गया कि भारतेंदु युग जो थे, कवि भारतेंदु को तो आप नाम जानते ही होंगे। अच्छा, इसको बोला गया कि ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ये ब्रज भाषा में है। ये खड़ी हिंदी में बोला जाने वाला, मतलब गद्य के लिए ये भाषा कहा कि गद्य के लिए मतलब कहानी लिखने के लिए इस भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन पद के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं होगा। यानी कविता विविता लिखने के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको गाना सुनकर बताया था, तू धरती पर चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। देखिए दोस्तों ये हिंदी है। हिंदी सबसे आसान भाषा होता है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। अब लोग अगर आप अपना देहाती भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे कि तू धरती पर चाहे जतः भी रह
कहबी, जो आप लोग का भाषा है तोहर तो तोहर खुशबू से हम पहचान लेबू, कैसे लगता है? खराब नहीं लगता है सुनने में? तो साहित्यिक भाषा है, तो इसको सिर्फ लिखने के लिए प्रयोग किया गया, वही कि गाने के लिए, जबकि कविता में कहा कि पद में हम लोग क्या करेंगे, इस भाषा का खड़ी हिंदी का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए, भारतेंदु युग क्या था? 1800 ईस्वी से पहले हिंदी में ना तो, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी बताया, 1800 से पहले खड़ी हिंदी में ना तो गद्य और ना ही पद की रचना होती थी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1800 से पहले, हाँ सही है, 1800 से पहले ना कह रहा है, तो 1800 से पहले क्या होता था? हिंदी में न तो कहानी लिखा जाता था, ना तो कविता लिखा जाता था। लेकिन जैसे 1800 के बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र आया, उन्होंने कहा कि खड़ी हिंदी में हम लोग कहानी लिख सकते हैं, जबकि कविता लिखना उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये भारतेंदु युग का या कवि भारतेंदु का ये देन है खड़ी हिंदी में। तो चलिए, और मैं आगे आपको बता रहा हूँ, प्रथम व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कहानी लिखने में खड़ी हिंदी एक अच्छी भाषा है, इसलिए खड़ी हिंदी में कहानी लिखी जा सकती है। तो खड़ी हिंदी में कहानी लिखना सबसे अच्छा किसने माना था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने माना था। आप ये बात याद रख लीजिएगा, पहली बार इन्होंने ही प्रयोग किया था। तो चलिए, जितना प्रश्न बनता है उसका तो मैं MCQ लाइव में करेंगे। थोड़ा इसका अपवाद हम लोग देते हैं, कविता लिखने के लिए ब्रज भाषा का उपयोग होना चाहिए। यहाँ देखिए, खड़ी हिंदी का उपयोग, लेकिन जब हम कविता लिखेंगे यहाँ पर खड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग ब्रज भाषा करेंगे। ब्रज भाषा जैसे करेंगे तो उसका क्या होता है, उसका वो सब सुनने में और भी अच्छा लगता है। फिर नोट आ गया, आप ध्यान से पढ़िए, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से वर्णों ब्रज भाषा में किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों वर्णन होगा, क्या होगा? वर्णन होगा। किसी भी चीज़ का अच्छे तरीक़ा से अगर वर्णन हमको करना है तो हमको किस में करना पड़ेगा? ब्रज भाषा में करना पड़ेगा। तो ये लोग जो खड़ी हिंदी है, ये हमारा अपना भाषा है, घरेलू भाषा है, उसमें आप अच्छा से वर्णन नहीं कर पाइएगा। कविता लिखने के लिए ब्रज भाषा का विकास हुआ, उसके बाद में कविता लिखने के लिए पूछेगा, कविता लिखने के लिए किस भाषा का इसका आविष्कार हुआ? ब्रज भाषा का आविष्कार हुआ। खड़ी हिंदी में बतेबे कि ये कविता अच्छा नहीं लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अभी मैं आपने पढ़ा भारतेंदु युग, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी युग क्या है। द्विवेदी युग के बारे में हम लोग जानते हैं। द्विवेदी युग में एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र था, उनके बाद के जो कवि आए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, इन तीनों कवियों ने क्या कहा? देखिए, हद हो गया। ये तीनों ने कहा, ये तीनों ऐसे कवि थे, खड़ी बोली हिंदी के लिए गद्य, यहाँ पे दोस्तों गद्य लिखा हुआ है, यहाँ पे और लिखा हुआ गद्य और पद में लिखना प्रारंभ किया। कहा कि खड़ी हिंदी को हम लोग गद्य और पद में भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कब हुआ? भारतेंदु युग में नहीं ना था। ये कब हुआ? मध्य युग में हुआ, ये द्विवेदी युग में हुआ, जो कितना है 1900 से 1920 तक चला था। अब जो है खड़ी हिंदी का प्रयोग गाने में भी किया गया, कविता में भी किया गया, कहानी लिखने में भी किया गया। अर्थात जिस समय, फिर यहाँ पर गद्य लिखा है, गद्य और पद दोनों में खड़ी हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिए, वही समय को हम लोग द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में आया छायावादी युग। जो छायावादी युग है दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है 1918 से 1936 के बीच के कार्यकाल है। छायावादी युग में एक बहुत ही दुखद घटना हो जाता है। इसी समय हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनसे पहले बहुत कुछ वो दे चुका था। छायावादी युग में क्या होगा? और ज़्यादा बढ़ेगा। धीरे धीरे वक्त जैसे बीतता है तो टेक्नोलॉजी बढ़ता है, तो इसी प्रकार छायावादी युग में भी बढ़ेगा, इस भाषा का विकास होगा। 19वीं ईस्वी के बाद खड़ी हिंदी का भाग चमक गया। यह खड़ी हिंदी भाषा जो था, ये भाषा बन गया। मैंने आपको शुरू में बताया था, भाषा का मतलब है कि पूरा जगह बोला जाता है। बोली का मतलब है कोई छोटा क्षेत्र में बोला जाता है। भाषा मतलब पूरा देश में बोला जाएगा। बोली जो है कोई एक राज्य में बोला जाएगा, कोई एक विशेष क्षेत्र में बोला जाएगा। मतलब 1900 ईस्वी में, यानी कि छायावादी युग में खड़ी भाषा का भाग चमक गया और कहा कि खड़ी हिंदी में हम लोग क्या करेंगे? अब गद्य और पद दोनों का हम रचना कर सकते हैं। तो अर्थात निष्कर्ष निकला, छायावादी युग में 1918 से 1936 में बताया गया, हिंदी शब्द में वह ताकत है जो किसी भी सुंदरता को, किसी भी कल्पना को हिंदी में जितना बढ़िया से लिखा जा सकता है, अन्य किसी भाषा में ऐसा लिखा नहीं जा सकता है। आप खुद ही सोच लीजिए, जैसे अगर इंग्लिश में कहीं पर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है, उतना अच्छा से वर्णन नहीं हो पाएगा। लेकिन हिंदी में आप किसी को बोल दीजिए ना, कोई आपको बातों से प्रभावित हो जाएगा। तो दोस्तों, हिंदी का विकास जो पूछेगा, छायावादी युग में हम लोग गद्य और पद में करने लग गए थे। और ये सब किसका देन था? तो ये सब इसके काल में जो कवि थे, अंततः कौन कवि थे छायावादी युग के? इन सभी कवियों ने, जैसे पंत जी हो गया, निराला हो गया, महादेवी वर्मा, यहाँ महादेव टाइपिंग मिस हो गया है, यहाँ पर महादेवी वर्मा हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, मुंशी प्रेमचंद हो गया, सुमित्रानंदन पंत हो गया, सूर्यकांत पाठी निराला हो गया। इन सारे कवियों ने खड़ी हिंदी जो बोली था इसको भाषा में बदल दिया। अब यहाँ से आपका दिमाग में और जोर से झटका लगने वाला है आपको। अब क्या हुआ कि खड़ी हिंदी क्या बन गया? भाषा बन गया, मतलब देश, मतलब भाषा बन गया। तो अब पूरा देश का आधिकारिक भाषा ये बन जाएगा। भाषा क्योंकि बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, बोली छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। तो अब यहाँ पर आपको जोर का झटका लगने वाला है। तो जोर का झटका क्या लगने वाला है?
आपको झटका इसलिए लगेगा क्योंकि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय बताया गया, संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो कहा कि हमारे देश के लिए राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए, राष्ट्रीय फूल हो सकता है, राष्ट्रीय खेल हो सकता है, राष्ट्रीय मिठाई हो सकता है, तो राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं हो सकता है। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और इसका जम के विरोध किया गया, क्योंकि जो हम लोग आते हैं उत्तरी भारत में, हम लोग हिंदी बहुत अच्छा तरीक़ा से जानते हैं, लेकिन जो दक्षिणी भारत का लोग है, जैसे तमिल का लोग हो गया, मलयालम, कन्नड़, ये लोग को हिंदी समझ में नहीं आता है। जब हिंदी को जब आप राष्ट्रभाषा घोषित कीजिएगा तो वो लोग, यहाँ तक कि जो प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछा जाएगा वो भी हिंदी भाषा में रहेगा, वो लोग समझ में नहीं पाएगा तो लिखेगा क्या। तो ये हमें दिक्कत होने लगा। अंत में संविधान सभा को अपना निर्णय लेना पड़ा कि हम अपना देश का, अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, हमारा देश में इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है जिसका हिंदी में नाम अलग है और अंग्रेजी में नाम अलग है। जैसे हिंदी में नाम अलग है, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं भारत, कहते हैं ना, भारत कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया। देखिए अलग है ना। जैसे हम लोग अमेरिका को अमेरिका कहते हैं, ब्राज़ील को BRAZIL ब्राज़ील, भारत को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया। हिंदी में नाम अलग है, इंग्लिश में नाम अलग है। तो सब आदमी ने कहा कि हाँ, कोई कहा कि हमारा देश का नाम भारत होना चाहिए, कोई कहा कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए। जनरली जो भारत होना चाहिए ये उत्तर भारत का लोग था, यानी कि हम लोग के इधर का था। जो तमिल वाला लोग था वो लोग कहा कि नहीं, इंडिया होना चाहिए, इंडिया भारत का नाम पड़ना चाहिए। तो मजबूरन में संविधान सभा ने ये फैसला लिया कि हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा घोषित करेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हिंदी अब जो है क्या बनेगा, राजभाषा बोलेगा, मतलब कोई एक छोटे क्षेत्र में बोला जाएगा। राज चाहे तो अपने हिसाब से वहाँ का भाषा हिंदी रख सकता है, राष्ट्रभाषा का मतलब है कि पूरा देश में बोला जाएगा। तो ये था कहानी दोस्तों। इसका पूरा वीडियो मैं आपको ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। इसका पार्ट 2 जब आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे जितना भी MCQ बनता था MCQ भी मैं कराऊंगा। उसके बाद में ये तो था हिंदी का परिचय, उसके बाद में नाउन, प्रनाउन, संज्ञा, सर्वनाम जो सब होता है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ईजी में पढ़ाऊंगा। आप यकीन कीजिए कि आज तक आपने ऐसा हिंदी कभी नहीं पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ मैं आपको वैसे हूबहू बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए। और इसका MCQ और उसके बाद में भाषा उसके बाद में संज्ञा से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। हर छोटा चैनल आप लोग का सहयोग से ही बनता है। आप लोग हमारे फैमिली जैसा ही है। मैं चाहता तो कहीं भी जॉब कर सकता था, लेकिन मैं जॉब छोड़ करके मैंने सोचा जॉब करूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा, मैं जितना जानता हूं सब भुला जाऊंगा। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे से कोई ना कोई कुछ सीखेगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो चुना। आगे आप लोग के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।